नमस्कार दोस्तों। जब भी आप किसी काम को करने का प्रयास करते हैं, तो उस काम को करने के पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अवश्य से होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप किसी बुक को रीड करते हैं, तो उस बुक को बनाने के पीछे भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव अवश्य होता है। जैसे आपका उस बुक को पढ़ने के पीछे। तो खैर इस वीडियो में हम जिस बुक की बात करने वाले हैं, वो कोई आम बुक नहीं है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारत के सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान 1946 टू 1949 के बीच में बना और बात ये हम जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हमारे संविधान को बनाया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लागू होने का मतलब हुआ कि जो भी रूल्स, जो भी कानून भारतीय संविधान में दे रखे हैं, वो सभी पूरे देश में एक्टिव हो गए। तो संविधान को बनाया गया संविधान सभा के लोगों के द्वारा, तो आखिरकार उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, या फिर कैसे कैसे थॉट्स, कैसे कैसे विचार हमने संविधान सभा के अंदर शामिल कर रखे हैं, कैसे कैसे रूल्स हम पढ़ते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। जब भी आप संविधान के ड्राफ्ट को पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर आपको संविधान की प्रस्तावना दिखती है, जो कि आपकी एक पेज की होती है। तो सबसे पहले उसी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं भारत का संविधान, नीचे लिखा है उद्देशिका। इसके अन्य नामों की बात करते हैं तो उद्देशिका को हम प्रस्तावना या फिर इंग्लिश में प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, और प्रत्येक बुक की इसी तरीके से अपनी एक प्रस्तावना होती है। तो संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है। शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवतः 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये बात की हमने भारत की प्रस्तावना के बारे में। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रस्तावना हमने पढ़ी अभी, उसका आखिरकार मतलब क्या है, कैसे कैसे विचार उसमें शामिल है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब पढ़ते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या फिर प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन सी फैक्चुअल बातें होती है। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना उद्देशिका, इसका मीनिंग क्या है संविधान के संदर्भ में। इसमें आप देख सकते हैं उद्देशिका, प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल, इसको बोलते हैं संविधान का सार, यानी समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जब भी हम किसी बुक को पढ़ते हैं, तो बुक के अंदर बेसिक सी बात है कि हम चैप्टर्स को रीड आउट करते हैं। तो आप किसी भी चैप्टर को उठा के देखिए, वो चैप्टर आपका 8 पेज, 10 पेज या फिर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस चैप्टर के लास्ट में आपको एक छोटी सी समरी देखने को मिलती है। तो यदि आप उस खाली समरी को पढ़ते हैं, तो समरी से हमें इतना तो आइडिया लग जाता है कि उस पार्ट के अंदर, उस चैप्टर के अंदर आखिरकार क्या चीज़ दे रखी है, या फिर किसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो खाली समरी पढ़ने से हमें समझ में आ जाता है उस पार्ट के बारे में। ठीक उसी प्रकार हमने बोला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है, समरी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, तो मोटा मोटी हमें ये समझ आ जाएगा कि संविधान के अंदर किन किन बातों का जिक्र कर रखा है, या फिर किन किन उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए बात की गई है। सेकंड पॉइंट, संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को जानने की कुंजी है प्रस्तावना। यानी कि ये बात तो हम जानते हैं कि भारत का संविधान संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाया गया। तो संविधान सभा के जो थॉट्स थे, जो विचार थे, उन्हीं विचारों को संविधान के अंदर शामिल किया गया है, और उसी का सार क्या है, प्रस्तावना है। तो खाली प्रस्तावना पढ़ के हम समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने भारत के संविधान को बनाया, आखिरकार उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, आखिरकार उनके थॉट्स क्या थे, विचार क्या थे,
जो विचार थे उनको संविधान में शामिल किया, और संविधान में शामिल किया, और संविधान का ही आपका यदि बात करते हैं समरी, तो वो प्रस्तावना होती है। तो आपस में चीज़ें लिंक कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान की आत्मा व हृदय, हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट पढ़ने हैं। यदि आपसे एग्जाम के अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछे कि संविधान की आत्मा और हृदय हम किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। यहाँ आत्मा हृदय का मतलब क्या हुआ कि जैसे संविधान पूरा का पूरा आपका बॉडी है, शरीर है, तो उसकी आत्मा क्या है, प्रस्तावना है। क्योंकि संविधान के जो रूल्स है, जो भी हम कानून पढ़ते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो वो आपकी प्रस्तावना है। संविधान के विचार क्या है, आपकी प्रस्तावना है इन शॉर्ट फॉर्म, इसलिए आत्मा बोलते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अब ये कौन थे, संविधान के निर्माता, संविधान के जनक व जननी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये जब इनसे पूछा गया कि भाई आप बताओ संविधान की आत्मा व हृदय क्या है, तो इन्होंने बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू मी संविधान का आर्टिकल नंबर 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपका छठा फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उनको संविधान की आत्मा व हृदय बताया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो यहाँ से 2 चीज़ें क्लियर होती है। यदि आपसे सिंपल फॉर्म में पूछे एग्जाम में कि बताइए संविधान का हृदय व आत्मा क्या है, तो आपको जवाब करना है प्रस्तावना है। और यदि आपसे पूछे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान का हृदय व आत्मा क्या है, तो आपको जवाब करना है आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद में प्रस्तावना का स्रोत क्या है, यानी प्रस्तावना होगी संविधान में, इसका कंसेप्ट हमने किस देश के संविधान से अपनाया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। 2 डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। खाली सिंपल आपसे सोर्स पूछे तो आपको यूएसए जवाब करना है, और यदि पूछे भाषा का स्रोत तो आपको जवाब करना है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रस्तावना को रीड आउट किया, पढ़ा, तो आपने देखा कि कैसे कैसे सीक्वेंस में बातें लिख रखी है, कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर रखा है। तो जो भाषा यूज़ की गई है प्रस्तावना में, उसका स्रोत ऑस्ट्रेलिया रहेगा। अगला पॉइंट, प्रस्तावना का आधार क्या है, बेस क्या है। तो कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेस तो होता है, यानी कि प्रस्तावना कहाँ से निकल कर आई। तो हमारे संविधान की बात करते हैं तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाया गया, दिल्ली में बैठ के आयोजित होती थी। तो जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई दिल्ली में, तारीख थी 13 दिसंबर सन 1946। इससे पहले संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हो चुका था, इसी दिन पहली बैठक थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके ठीक एक दिन बाद आपकी एक और बैठक होती है जिसको हम बोलते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक, 13 दिसंबर 1946। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आखिरकार क्या था ये प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो इसका मेन मोटिव क्या था कि संविधान को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होगा, किन किन बातों को हम संविधान के अंदर सम्मिलित करने वाले हैं। और जो थॉट्स विचार थे पंडित नेहरू के या फिर बाकी संविधान सभा के मेंबर्स के, उन थॉट्स को संविधान यानी कि उन्हीं विचारों के आधार पर हमारा संविधान बना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का मेन मोटिव ये था कि संविधान को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हम संविधान को क्यों बनाने जा रहे हैं, या फिर किन किन बातों पे हम फोकस करेंगे, क्या क्या हमें रूल्स डालने हैं संविधान के अंदर, कैसे कैसे कानून हमें डालने हैं संविधान के अंदर। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बेस पे संविधान का ढांचा तैयार हुआ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि सर उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान बना, और जो संविधान बना है उसी का आपका जो समरी है, समरी की बात करते हैं, सार की बात करते हैं, वो तो प्रस्तावना है। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना आपस में रिलेट कर रही है। कैसे रिलेट कर रही है कि सर उद्देश्य प्रस्ताव के बेस पे संविधान बना, और जो संविधान बन के तैयार हुआ उसी का संशोधित यानी कि उसी का सार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो हम कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप, मॉडिफाइड वर्जन ही क्या आपकी प्रस्तावना होती है।
उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो किया गया 13 दिसंबर 1946 को। पेशकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन ये पास कब हुआ, पारित कब हुआ? तो संविधान सभा ने इसको पारित 22 जनवरी 1947 को किया। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल अनुच्छेदों की संख्या थी 8 और प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित रूप है। उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भारत की संविधान की प्रस्तावना में चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है, या फिर यदि टर्म की बात करते हैं तो क्या संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल जी हाँ, सही बात है, हम कर सकते हैं। लेकिन किसके पास पावर होती है? तो भारत की संसद, पार्लियामेंट के ही पास पावर होती है कि वो चाहे तो संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकती है। तो आज तक फिर प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? आज तक सिर्फ एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। वो कब हुआ? 42वां संशोधन 1976, जिसको हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। यहाँ लघु संविधान क्यों बोला? क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से संविधान में बहुत बड़ा चेंज किया गया था। संविधान के अप्रोक्सीमेट 150 आर्टिकल्स के में बदलाव किया गया। इसी कारण इसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, एकता व अखंडता, इंटीग्रिटी। तो यहाँ से एक बात निकल के साफ आती है कि 1976 से पहले ये 3 शब्द जो हमने अभी पढ़े, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। उसके बाद क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो इसके संबंधित आपको 2 केस याद रखने हैं। पहला केस है इन री बेरूबाड़ी केस 1960। इस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। उसके बाद में एक और केस पढ़ना है आपको, केशवानंद भारती केस 1973। इस केस के माध्यम से प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। तो अक्सर आपसे एग्जाम के अंदर पूछता है कि किस केस के माध्यम से और कब प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? तो 1973 में केशवानंद के भारती केस के माध्यम से। प्रस्तावना में मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर संशोधन किया जा सकता है। नोट, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 द्वारा दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट है वो 24 अप्रैल 1973 को आता है और आज तक के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी बेंच के द्वारा ये फैसला दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर का। यानी कि टोटल कुल उस टाइम पे 13 जज थे भारतीय संविधान के भारत के सुप्रीम कोर्ट में। और उस टाइम पे आपके जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम जस्टिस सीकरी। तो जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता में आपका एक पूरा बेंच बनता है और निर्णय आता है 7-6 से। यानी कि कुल 13 जज थे तो फैसला आया 7:6 से, यानी कि 7 जज एक तरफ, 6 जज एक तरफ। और फैसला क्या दिया? बेसिक ढांचे का सिद्धांत दिया। अब ये बात तो हम जानते हैं कि भारत की संसद के पास पावर होती है संविधान में संशोधन करने की, चेंज करने की। तो क्या फिर ये पावर असीमित है? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पावर सीमित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद चाहे तो संविधान में कुछ भी चेंज कर सकती है, बदलाव कर सकती है, परंतु मूल ढांचे को छोड़कर, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। मूल ढांचे के अंदर वैसे तो बहुत सारी बातें आती है, उनमें से कुछ बातें हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल है सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप या फिर गणतांत्रिक स्वरूप। यानी कि हमारा देश लोकतंत्र है, हमारा देश गणतांत्रिक देश है, तो ये मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद चेंज कर सकती है संविधान में, परंतु इस कंसेप्ट को चेंज नहीं कर सकती। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है तो रहेगा। कल को ऐसा नहीं कि देश आपका तानाशाह बन जाए। तो आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट चाहे तो चेंज कर सकती है संविधान में, परंतु मूल ढांचे को छेड़खानी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, बी पे है संघीय संरचना, सी एकता व अखंडता, डी धर्मनिरपेक्षता, ई संविधान की सर्वोच्चता, एफ न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर समीक्षा एक्सेट्रा। यानी कि इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको संविधान का मूल ढांचा माना गया है। यहाँ एक बात आपको ये याद रखनी है कि न्यायिक पुनर्विलोकन को 1980 मिनर्वा मिल्स केस के अंदर संविधान का मूल ढांचा माना गया।
प्रस्तावना से जुड़े कुछ कथन, जैसे प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री बोला है के एम मुंशी ने। संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, अर्थात प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये बात बोली है सुभाष कश्यप ने। प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज माना है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है अलादी कृष्णा अय्यर ने। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है अर्नेस्ट बारकर ने। प्रस्तावना की शुरुआत होती है, तो खैर ये तो हम प्रस्तावना पढ़ी तब देख चुके हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यानी कि भारत में शासन कौन करता है? सर, शासन तो सरकारें करती है। सरकारों में आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार आती है। परंतु ये बात हम जानते हैं कि सरकारों को चुनने का काम भी देश की जनता करती है। तो फाइनल जो शक्ति है, पावर है, वो किसके पास है? जनता के पास होती है। शासन करने की सर्वोच्च सत्ता जनता के पास है। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? तो संविधान की जो पावर है वो भी आपकी जनता में निहित होती है, क्योंकि भले ही आपका संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान को बनाया गया, परंतु जनता बोलते हैं, क्योंकि भारत का संविधान जनता को समर्पित है। और प्रस्तावना में आप पढ़ सकते हैं शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग से शुरुआत होती है और लास्ट में है इस संविधान को अपनाते हैं। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है? तो ये जो आपका सीक्वेंस मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, ये आपको ऐसी की ऐसी सीक्वेंस याद कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अरेंज करने को बोल दिया जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसी को संप्रभुता, इसी को हम प्रभुसत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में सोवरेनिटी। समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्षता या फिर धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक गणराज्य, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अभी हमने सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 5 वर्ड पढ़े हैं। इन पांचों वर्ड की सीक्वेंस आपको ऐसी की ऐसी याद करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अरेंज करने को बोल दिया जाता है। अब आइए इसका डीएनए करते हैं कि संप्रभुता का अर्थ क्या है। संप्रभुता मतलब भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की सरकार जो भी काम करती है, देश के अंदर जो भी कानून बनते हैं, तो वो उन कानूनों को बनाने के लिए देश की सरकारें स्वतंत्र है, किसी के अधीन काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो भी कानून बनेगा तो हमें किसी अन्य देश से पूछने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा बाह्य मामलों की बात करते हैं तो जैसे ही हमें किस देश के साथ में संधि वार्ता रखनी है, किस देश के साथ में हमें शत्रुता वाला व्यवहार करना है, किस देश के साथ में हमें व्यापार समझौते करने हैं, तो ये पावर अपनी खुद की है। हमें कुछ भी काम करने के लिए देश में किसी अन्य देश की इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में संप्रभुता की पावर है। हम जो भी काम करते हैं उन काम को करने के लिए फैसले हमारे खुद के होते हैं। हमें किसी अन्य देश पे निर्भर या फिर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। हमें जो भी काम हम करते हैं किसी अन्य देश से पूछ कर नहीं करते हैं। तो स्वयं की पावर है, मतलब हमारे पास में संप्रभुता है। संप्रभुता जनता में निहित होती है, क्योंकि जो भी देश में काम होना है, जो भी कानून बनने हैं, वो जनता ही तय करती है। इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं, सरकारें कुछ भी गलत कानून पास करती है तो जनता प्रोटेस्ट में उतर जाती है। 2020 का कृषि कानून आप इसका एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। राज्य स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व एलिमेंट है कौन सा? संप्रभुता। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो उसमें देश की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, डेफिनेशन होती है राज्य की, यानी कि स्टेट की। और स्टेट हम किसे कहेंगे? स्टेट के लिए ज़रूरी होते हैं 4 एलिमेंट। कौन कौन से? सबसे पहला है उस देश का अपना एरिया, यानी क्षेत्रफल। सेकंड वाला पॉइंट रहेगा उस राज्य का के अंदर पॉपुलेशन। थर्ड, उस राज्य की अपनी गवर्नमेंट। और फोर्थ नंबर पे है संप्रभुता। यानी कि 4 एलिमेंट हमने पढ़े। कौन कौन से पढ़े सर? एरिया पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ी, गवर्नमेंट पढ़ी और उसके बाद में सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता पढ़ी। तो इन चारों एलिमेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है संप्रभुता। अगला पॉइंट है समाजवादी। इसका मतलब क्या है? तो ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं कि समाजवादी शब्द संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है,
ये कंसेप्ट किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। लोकतंत्र तो है हमारा देश, हम जानते हैं कि जनता के पास शासन है अप्रत्यक्ष रूप में। समाजवाद कैसा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि एक बात तो हम जानते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि संसाधनों पर अधिकार राज्य यानी कि सरकार व निजी दोनों क्षेत्रों का होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में स्कूल कैसे हैं भाई? स्कूल तो प्राइवेट भी है सर, स्कूल सरकारी भी है। कॉलेज की बात करते हैं सर, प्राइवेट भी है सरकारी भी है। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं सर, प्राइवेट है सरकारी है। हॉस्पिटल प्राइवेट भी है सरकारी भी है। बैंक्स प्राइवेट है सरकारी भी है। कंपनियां प्राइवेट है सरकारी भी है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि भारत देश के अंदर कुछ ऐसे आपके सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनके ऊपर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, जबकि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनके ऊपर कंट्रोल सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी कि प्राइवेट और सरकारी दोनों का सह अस्तित्व है। इसलिए हम बोलते हैं कि कैसा है यह देश? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित का मतलब ये हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिला जुला रूप है। क्योंकि पूंजीवादी में संसाधनों पर अधिकार प्राइवेट सेक्टर का होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर अधिकार आपका सरकार का होता है। लेकिन भारत में तो दोनों है। भारत में संसाधनों पर अधिकार प्राइवेट का भी है और सरकार का भी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या हुआ कि जनता सरकारों को तो चुनती है, जनता के पास पावर होती है, जनता शासन भी करती है। और सरकार किस लिए बनती है? सरकार बनती है लोगों की भलाई का काम करने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता, इसका मतलब क्या है? इस शब्द को भी 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब हुआ कि राज्य या फिर देश का अपना कोई भी धर्म नहीं होता है। वी कांट से दैट इंडिया इज ए हिंदू कंट्री, वी कांट से दैट इंडिया इज ए अदर नेशन, अदर रिलीजन नेशन। भारत किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। भारत का संविधान किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानता है। भारत सभी राज्यों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति क्या है? तटस्थ है। राज्य का अपना कोई भी धर्म ना होना, इसको बोलते हैं आप धर्मनिरपेक्ष राज्य। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। उसके बाद में समझते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र यानी कि लोक मीन्स लोग, तंत्र मतलब शासन, यानी जहाँ लोगों का शासन हो, जनता का शासन हो। अब आपको अब्राहम लिंकन का एक कोट भी याद आता होगा कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अर्थात भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। यानी कि लोकतंत्र की बात करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसके अंदर जनता क्या करती है? खुद शासन चलाती है। यानी कि उस देश में, जिस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, उस देश में यदि कोई भी कानून बनता है तो कानून में उस देश की पॉपुलेशन भी पार्टिसिपेट करती है। जैसे हमारे यहाँ तो कोई कानून बनता है तो बिल को पार्लियामेंट पास करती है, राज्य का विधानमंडल पास करता है, जनता तो पास नहीं करती है। लेकिन उस देश में जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, जनता खुद वोटिंग के माध्यम से, जनमत संग्रह करवाया जाएगा, उसके माध्यम से कानूनों को बनाने का काम करती है। यानी कि डायरेक्ट जनता रूल करती है। दिस टाइप ऑफ कंट्री इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कंट्री। लेकिन हमारे देश में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतने ज़्यादा कास्ट, जातियाँ, इतने टाइप्स धर्म के लोग, या फिर कल्चर की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स, विचार डिफरेंट। तो हमारे जैसे देश में पॉसिबल नहीं है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लागू कर दें, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो देश में कोई भी कानून बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे देश में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको हम एमपीज़ और एमएलएज बोलते हैं। एमपीज़ यानी कि सांसद, संसद के सदस्य, पार्लियामेंट्स के मेंबर, और एमएलएज यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर एमएलसी, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके द्वारा देश में कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है।
तो ऐसे में बोलते हैं अपन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को हम प्रतिनिधि प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन किया जाता है, एमपीज एमएलएज। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, मेरा हुआ समझा आपको अच्छे से आप समझ पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। उसके बाद में समझते हैं गणराज्य का अर्थ क्या है, यानी कि राष्ट्र या फिर राज्य का अध्यक्ष चुना हुआ होना, या फिर जिस देश में वंशानुगत शासन न हो। तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतांत्रिक देश दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? एक गणतांत्रिक देश हम उस देश को बोलेंगे जिस देश के अंदर उस देश का अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष चुना हुआ हो, चाहे उनका चुनाव प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो। जैसे भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? सिर्फ भारत के राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हालांकि अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, आम जनता वोटिंग नहीं करती है, परंतु चुनाव आपका होता ज़रूर है। इसी साल 2022 में 18 जुलाई 2022 को देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। तो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव तो होता है, और जिस भी देश में देश के अध्यक्ष का चुनाव होगा उसको हम बोलेंगे गणतांत्रिक देश, यानी कि वहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। जैसा आप ब्रिटेन के संदर्भ में देख सकते हैं कि ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है। अभी वहाँ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की का देहांत हुआ, निधन हुआ, तो उसके बाद में उन्हीं का उत्तराधिकारी कौन बना? उन्हीं के वंशज बना। तो वहाँ लोकतांत्रिक राजतंत्र है, राजा का शासन है। परंतु भारत की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि वंशानुगत शासन नहीं है। उसके बाद में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जस्टिस कितने प्रकार का है, न्याय कितने प्रकार का है। तो एक तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और दूसरा यदि बात करते हैं तो भारतीय संविधान के जब भाग नंबर 4 पढ़ते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ते हैं। इसी बीच आर्टिकल नंबर 38 में बात करता है कि न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो संविधान की प्रस्तावना और संविधान का आर्टिकल नंबर 38, इन दोनों में ही आपका जस्टिस न्याय की बात कर रखी है। सामाजिक न्याय, समाज में जितने भी आपके वर्ग होते हैं, चाहे कोई नीची जाति का हो, कोई मीडियम हो, कोई अपर जाति का हो, या फिर समाज में सभी वर्गों की स्थितियाँ डिफरेंट होती है। कोई गरीब है भाई, कोई अमीर है, कोई मीडियम वर्ग का है। तो समाज में सभी को न्याय मिलेगा, व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग विशेष का हो, सबको न्याय की बात करती है प्रस्तावना, न्याय दिलाने की बात करती है। आर्थिक की बात करते हैं तो देश में जितने भी संसाधन मौजूद है और जिनके ऊपर अधिकार है सरकार का, क्योंकि देश में भाई समाजवादी भी है, मिश्रित है, मतलब कि पूंजीवादी के साथ में समाजवादी है। तो जितने भी आपके संसाधन सरकार के पास है उन पे अधिकार किसका होगा? जनता का होगा, क्योंकि जनता की भलाई के लिए काम करती है सरकारें। लेकिन वो कैसा होगा? आपका इक्वल होगा। हम DPSP में पढ़ते भी हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि सरकार की ड्यूटी होगी कि यदि वो अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करती है तो उनका वितरण इक्वल करे, भेदभाव ना हो। और भाई भेदभाव नहीं होगा तो क्या होगा? फिर तो सर समानता होगी, फिर तो सबको न्याय मिल जाएगा। तो बात करता है आर्थिक न्याय की। राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास में एक अधिकार होता है, राइट टू वोट, हालांकि एक वैधानिक अधिकार है, परंतु वोट डालने का अधिकार तो सभी के पास में है। ऐसा नहीं होगा कि एक वर्ग विशेष वोट डालेगा, दूसरे को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, या फिर एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर। ऐसा नहीं होता है, सबको न्याय मिलेगा, सबके वोट की वैल्यू सेम है, सबको काम करने का अधिकार है, सबको सरकारी कार्यालय में जाकर न्याय पाने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने का अधिकार है। तो इसको बोलते हैं राजनीतिक अधिकार। अब सबको बोला है तो मतलब कि न्याय की बात करता है, किसी के साथ में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद में फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कर रखी है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है।
समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो 2 टाइप की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित करने की तिथि का वर्णन उद्देशिका में मिलता है। अंगीकृत मतलब कि संविधान को इनकी अपनाना। तो हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ और इसी दिन हमने संविधान को अपना लिया। 26 नवंबर 1949, इसी दिन हम संविधान दिवस विधि या फिर कानून दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और संविधान के 16 आर्टिकल्स 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू किए गए। अक्सर हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु जिस दिन संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान के टोटल 395 अनुच्छेद में से 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, जो कि आपकी नागरिकता, राष्ट्रपति को शपथ, चुनाव, अंतरिम सरकार, इनके बारे में था। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार प्रयोग हुआ है। चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, एक तो स्टार्टिंग में हम भारत के लोग, उसके बाद में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि एक बार तो स्टार्टिंग में सेकंड वर्ड है और एक बार तो आपका 5वां वर्ड है, तो 2 बार प्रयोग हुआ है। उसके बाद में आप पूरी प्रस्तावना पढ़ लीजिए, कहीं पे भी आपको भारत शब्द नहीं मिलेगा। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल जो हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मिति क्या है? मिति है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सवत 2006 विक्रमी। तो यहाँ से भी यदि आप डीप कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको याद रखना है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों व आदर्शों की व्याख्या संविधान में की गई है। कहाँ कहाँ कर रखी है? यानी कि प्रस्तावना में हमें जो जो उद्देश्य पढ़े, हमने समानता की बात की, हमने यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की, हमने न्याय की बात की, उसके अलावा जो जो हमने टर्मिनोलॉजी को पढ़ा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणना चाहिए, तो जो आदर्श दे रखे हैं, जो विचार दे रखे हैं, ये हमें संविधान के किस किस पार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, समानता की बात पढ़ते हैं हम मौलिक अधिकार के अंदर। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये दोनों तो हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट है सर, तो मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं। उसके बाद DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि सर आपने न्याय की बात की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब ये बात हम तो आर्टिकल नंबर 38 के अंदर भी पढ़ते हैं, जो कि संबंधित है आपका DPSP से। उसके बाद मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अध्यायों में भी हम बात करते हैं। संविधान की एकता और अखंडता को बनाए रखना, यानी कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं। संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के रूल्स को सभी को फॉलो करना है। तो ये कुछ उद्देश्य आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है कि प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों व आदर्शों की व्याख्या संविधान में की गई है। कहाँ कहाँ? फंडामेंटल राइट्स में, DPS में और आपकी मूल कर्तव्यों में। तो आज की वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ा प्रस्तावना के बारे में। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, XYZ कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, तो प्रस्तावना से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपका ये लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन था कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम नोट्स पढ़ते हैं, पॉलिटी के नोट्स मेरे अवेलेबल हैं, लेकिन ये अपडेटेड वर्जन है। इसके साथ में जब नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी तो प्रस्तावना से ही संबंधित कुछ हम MCQs करेंगे प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।